नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा लेखक युवाल नोवा हरारी की पुस्तक सेपियंस का। लेखक इजराइल के हैं और इनकी ये पुस्तक पूरी दुनिया में अनेकों भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और दुनिया भर में 1.5 करोड़ से अधिक लोग इस पुस्तक को खरीद चुके हैं। अब ऐसा इस पुस्तक में क्या खास है? इतिहास की पुस्तक होने के बावजूद ये इतनी रोचक क्यों बताई जा रही है? क्यों दुनिया भर के लोगों का इंटरेस्ट इसमें है? ये सभी बातें अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या दिया गया है और मुझे ये बुक कैसी लगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। प्राइस की बात करें तो 450 रुपये इसके पीछे लिख रखा है, हिंदी वाली का। आज मैंने अमेजोन पर चेक किया था तो 318 रुपये में ये मिल रही थी और इंग्लिश वाली 370 रुपये में मिल रही थी। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब इस पुस्तक में ऐसा क्या खास है? इसमें प्राचीन इतिहास यानी मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर और आधुनिक काल तक की जानकारियों को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। और जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो बहुत सी ऐसी जानकारियां, अनेकों, उनको मैं गिन नहीं सकता, ऐसी जानकारियां मेरी आंखों के सामने आई कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। नहीं, मैंने कुछ बातें चेक करने की भी कोशिश की, कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े और मैंने पाया कि इन्होंने सभी बातें सही लिख रखी हैं। मनुष्य की उत्पत्ति से, जैसे ये पुरानी जो अनेकों मनुष्य प्रजातियां थी, अभी मनुष्य की होमो सेपियंस प्रजाति है, उससे पहले की प्रजातियों के बारे में जिक्र है। फिर उसके बाद में दूसरे चैप्टर में ये ज्ञान के वृक्ष की बात करते हैं कि कैसे संज्ञानात्मक क्रांति हुई और मनुष्य की जो जाति है होमो सेपियंस, जो आधुनिक प्रजाति है जिसको ज्ञानी मनुष्य कहा जाता है, वो कैसे आगे बढ़ी और कैसे अन्य प्रजातियां पीछे रह गई। आदम और ईव के जीवन का एक चित्र इसमें दिया गया है, चैप्टर का नाम है। उसमें बताने का प्रयास किया गया है कि वो पुराने मनुष्य लाखों वर्षों पहले जो इस पृथ्वी पर थे वो किस प्रकार का जीवन जीते होंगे, उसकी एक कल्पना करने का प्रयास किया गया है। और लेखक ने अपने लिमिटेशंस भी बताई हैं कि मैं कहां तक बता सकता हूं, कितना अनुमान है, कितना इसमें सही हो सकता है। फिर उसके बाद में वो बार्ड का नाम का एक चौथा चैप्टर आता है इसमें, जिसमें मनुष्य को एक अपराधी के तौर पर वो पेश करते हैं। वो दिखाते हैं कि जैसे मनुष्य ऑस्ट्रेलिया में गया, न्यूजीलैंड में गया, दक्षिण अमेरिका में गया, जिन भी महाद्वीपों पर या द्वीपों पर मनुष्य गया, वहां उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरीके से बदल दिया। कैसे उन्होंने सैकड़ों प्रजातियों को नष्ट कर दिया और इसके पीछे वो कारण भी प्रस्तुत करता है। और जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की जो प्रजातियों के बारे में लेखक बताता है, तो हम सोच भी नहीं पाते कि ऐसी प्रजातियां वहां पर होती होंगी। मतलब इतने इतने वजनी, इतने इतने आकार के जानवरों के बारे में वो बताते हैं और उनकी बातें कल्पना पर आधारित नहीं है, सत्य पर आधारित है। फिर उसके बाद में वो 5वें चैप्टर में कृषि क्रांति के बारे में बताते हैं कि कैसे मनुष्य ने अपना हंटिंग और गैदरिंग वाला, जो शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले से अपने रूप को चेंज करते हुए और धीरे धीरे एक स्थायी समाज की ओर वो बसने लगा, खेती करने लगा, अपने मकान बनाने लगा। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ और इस क्रांति से मनुष्य को क्या लाभ हुए और क्या फायदे हुए। अभी तक हमने पढ़ा है कि कृषि क्रांति ने मनुष्य को जीवन को व्यवस्थित कर दिया, उसकी भोजन की समस्याओं को दूर कर दिया, लेकिन मनुष्य के इतिहास में इससे क्या परिवर्तन आया, क्या वो परिवर्तन वास्तव में अच्छा था, इस सब के बारे में बहुत ही रोचक तरीके से ये बताने का प्रयास करते हैं। फिर जैसे इसमें एक 10वां चैप्टर है पैसे की खुशबू, तो उसमें वो बताते हैं कि रुपए का रोल कितना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी प्रकार वो जैसे सोने का रोल महत्वपूर्ण क्यों है, एक ऐसी धातु जिसके बारे में मनुष्य इतना ज़्यादा क्यों निर्भर करता है, इतनी ज़्यादा क्यों उसके पीछे दौड़ता है, इस सब के बारे में वो जानकारी देते हैं। फिर वो साम्राज्यवाद के बारे में बताते हैं, कैसे स्पेनिश लोग दक्षिण अमेरिका में एज़टेक और इंका, जो पुराने उनके साम्राज्य थे, उनको नष्ट करते हुए उनके अंदर घुस गए। किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका पर ब्रिटेन वालों ने या अन्य यूरोपियों ने कब्जा किया, इस सब के बारे में बताते हुए वो चैप्टर 12 में मजहब पर आते हैं कि कैसे धर्म ने पूरी दुनिया को बदल दिया, किस प्रकार से धर्म की शुरुआत होती है, कैसे बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर बढ़ती है दुनिया। बहुदेववाद में जैसे यदि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें तो पूरी दुनिया में बहुदेववाद है, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती है। जैसे आप प्राचीन यूनानी साम्राज्य देख लीजिए, चाहे आप प्राचीन रोमन साम्राज्य देख लीजिए, या आप चाहे मिस्र की सभ्यता को देख लीजिए, भारत की पुरानी सभ्यताओं को देख लीजिए। लेकिन ईसा मसीह के जन्म के बाद एक एकेश्वरवादी धर्म का उदय होता है, उसके बाद में इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म के रूप में आता है। तो इससे दुनिया में कैसे बदलाव आया और क्या वास्तव में वो एकेश्वरवाद की पूरी तरह ये धर्म पालना करते हैं, इस सब के बारे में बहुत रोचक तरीके से बताया गया है। फिर वो आगे बढ़ते हैं विज्ञान के बारे में, कैसे वैज्ञानिक क्रांति होती है, फिर पूंजीवाद आता है, फिर औद्योगिक क्रांति होती है और अब जो संभावनाएं दिख रही हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जेनेटिक इंजीनियरिंग से कैसे मनुष्य के शरीर में बदलाव लाए जा सकते हैं, इस पर बात करते हुए वो अपनी पुस्तक को समाप्त करते हैं। तो इस पूरी बात में मैंने तो बहुत ही कम बातें बताई हैं और इस पुस्तक की पेज की बताऊं मैं लगभग 450 पेज की किताब है और इसमें चित्रों के माध्यम से और नक्शों के माध्यम से अपनी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इस पुस्तक को मैं सभी को पढ़ने की सलाह दूंगा, चाहे वो इतिहास से जुड़े हुए हैं या नहीं है, विद्यार्थी हैं या नहीं है, शिक्षक है या नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, सभी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। निश्चित
निश्चित रूप से उनको रोचक भी लगेगी, उनको बहुत सी नई बातें सीखने को मिलेंगी और इतिहास को वो और जानने समझने का प्रयास इस पुस्तक के बाद में करेंगे और उनको लगेगा कि मैं किस मतलब एक कुएं में बैठा था और मुझे इतनी जानकारियां क्यों नहीं थी, कितनी रोचक थी दुनिया, किस प्रकार से दुनिया में बदलाव आया है, ये सब बातें इस पुस्तक के माध्यम से जान पाएंगे। तो 450 पेज की ये किताब है और खाली समय में आप निश्चित रूप से पढ़ सकते हैं। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उसके लिए भी इसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 450 पेज की किताब आपको याद नहीं करनी होती, आप 3-4 दिन में आसानी से पढ़ लेंगे। तो आपके पास जब भी खाली समय हो आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, इतिहास में आपकी रुचि और बढ़ेगी। बुक है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो विद्यार्थी हैं उनको मैं ये पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। इसमें थोड़ा बहुत कंटेंट, हालांकि अपने समाज के हिसाब से आपको थोड़ा सा लग सकता है कि वो 18 प्लस है, लेकिन सामान्य तौर तरीके से देखें तो सामान्य बातें हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 18 प्लस वाले इसको पढ़ें। 18 से कम उम्र के विद्यार्थियों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, उनकी जो बुद्धि है वो थोड़ी और आगे बढ़ेगी, उनकी बुद्धि का विकास होगा, तो इन बातों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो ये था मेरा रिव्यू युवाल नोवा हरारी की पुस्तक सेपियंस का। मेरी राय में ये एक बहुत 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 अच्छी बुक है। धन्यवाद।